हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टॉपिक 2.0। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0 पर। फ्रेंड्स, मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लेकर आ गए हैं आपके बीएड सेकेंड ईयर के जो अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके, उन एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके जो भी डाउट रहेंगे उनको हम क्लियर करेंगे। साथ में आपकी एक बेहतर प्रिपरेशन, बेहतर तैयारी कराएंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। यदि आप हमारे चैनल पर बने रहते हैं तब आपका 80% प्लस मार्क्स आपके सेकेंड ईयर में बनने पक्का है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। हम डेली एक या दो टॉपिक आपके क्लियर करा दिया करेंगे, जिनसे अभी तक जो प्रश्न बने हुए हैं, आपके जो प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न बने हुए हैं, हम उनको भी आपको बता देंगे कि कैसे कैसे प्रश्न कहाँ कहाँ से आए हुए थे। उन पेपर्स को भी मैं दोबारा से सॉल्व करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स, आप चैनल पर बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। तो फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला आज का जो टॉपिक और पेपर है, तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हम आपका पेपर फर्स्ट सॉल्व कराएंगे। पेपर फर्स्ट आपका है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड इट्स चैलेंजेस। ठीक है, इसका आज का ये पार्ट नंबर आपका फर्स्ट रहेगा। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वैदिक कालीन शिक्षा, कि आखिर में वैदिक काल में शिक्षा किस तरीके की थी और हमसे प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू कर देते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और हम जल्दी से इसको आपको करवा देते हैं कि कैसे कैसे यहाँ करना था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा आता है कि आखिर में वैदिक कालीन शिक्षा इसका नाम क्यों पड़ा। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि वैदिक कालीन जो शिक्षा है इसको कई नामों से भी जाना जाता है, लेकिन वैदिक कालीन शिक्षा क्यों पड़ा, तो ये वेदों पर आधारित थी, इसलिए इसका नाम वैदिक कालीन शिक्षा पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, शिक्षा प्रदान अब क्या था कि जो शिक्षा थी वो जो प्रदान की जाती थी वो आपकी गुरुकुल में प्रदान की जाती थी, तो इसलिए इस शिक्षा को हम गुरुकुल, जी हाँ फ्रेंड्स, गुरुकुल शिक्षा भी कहते हैं। गुरुकुल शिक्षा भी इस शिक्षा को हम कहते हैं। अगली बात करते हैं तो फ्रेंड्स, इसी शिक्षा को, क्योंकि आपको पता होगा कि वैदिक काल में ब्राह्मण वर्ग का वर्चस्व था। जब ब्राह्मण वर्ग का वर्चस्व था, उनका अधिकार था, तो सिर्फ उन्हीं को शिक्षा प्रदान करने का अधिकार था। तो फ्रेंड्स, इसलिए इसको हम ब्राह्मणी शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम किस नाम से जानते हैं इसको? हम जानते हैं ब्राह्मणीय शिक्षा के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा के अन्य नाम, तो आपको पता होना चाहिए। इसके आपके 3 से 4 नाम बनते हैं। एक तो आपका नाम बनता है गुरुकुल शिक्षा, अगला बनता है ब्राह्मणी शिक्षा और अगला बनता है हिंदू शिक्षा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बात कर लेते हैं कि आखिर में ये जो वैदिक काल था, इस वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या था। तो टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, इसकी जो अवधि की बात करें, तो इसकी अवधि जो हमारी रहती है वो रहती है हमारी 2500 ईसा पूर्व से लेकर हमारी 500 ईसा पूर्व तक। जी हाँ फ्रेंड्स, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक इसकी अवधि रहती है। ये जो 2500 से 500 ईसा पूर्व आपको जो मैं आंसर बता रहा हूँ, ये पिछली साल आपका क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, चलिए अगला हमारा पॉइंट आता है कि आखिर में ये जो शिक्षा थी, इस शिक्षा का और क्या मतलब था। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि भारत में वेदों का वर्चस्व स्वीकार किया है। इस समय भारत की सामाजिक व्यवस्था एवं शैक्षिक व्यवस्था वेदों पर आधारित थी। ठीक है, अब हम अगली जो बात करते हैं, तो फ्रेंड्स अगली हम बात करते हैं कि आखिर में इस शिक्षा का उद्देश्य क्या था। तो जो इस शिक्षा का जो उद्देश्य था, वैदिक काल के समय में जो शिक्षा दी जाती थी, उस शिक्षा का सिर्फ एक ही अंतिम उद्देश्य होता था, वो उद्देश्य था आपका मोक्ष की प्राप्ति करना। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके का पूछ लिया जा सकता है कि वैदिक काल के समय शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या था, तो आपको पता होना चाहिए कि मोक्ष की प्राप्ति करना था। अगली बात करते हैं कि आखिर में वैदिक काल में जो शिक्षा थी उसको कितने भागों में बांटा गया। तो फ्रेंड्स, शिक्षा के जो प्रकार थे, शिक्षा जो बांटी गई वो आपकी 2 भागों में बांटी गई। 2 भाग कौन कौन से थे उनको देख लेते। तो एक आपका आता है परा और एक आता है आपका अपरा। ठीक है, इन दोनों माध्यमों में, दोनों प्रकारों में शिक्षा वहाँ दी जाती थी वैदिक काल के समय। ये भी प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ठीक है, तो परा और अपरा, आखिर में इसका क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो परा होता है इसमें आपकी धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, और जो अपरा होता है इसमें आपकी धार्मिक और सांसारिक दोनों तरीके की शिक्षाएं दी जाती थी। तो इसके 2 भाग थे, कौन कौन से? परा और अपरा। ठीक है,
तो परा में धार्मिक शिक्षा और अपरा में धार्मिक और सांसारिक दोनों प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी। लेकिन अगर बात की जाए कि अधिक बल किस शिक्षा पर दिया जाता था, तो आपका अधिक बल जो दिया जाता था वो आपका धार्मिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता था। धार्मिक का मतलब है कि परा, जो परा शिक्षा थी उस शिक्षा पर आपका ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। ठीक है, चलिए अगला हमारा पॉइंट है कि आखिर में वैदिक कालीन शिक्षा में भाषा क्या थी, कि आखिर में हम जो शिक्षा देते थे उस शिक्षा का माध्यम क्या था, शिक्षा किस भाषा में दी जाती थी। तो जो शिक्षा का माध्यम था वो हमारा संस्कृत था। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या माध्यम था, शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। ये था, यहाँ तक तो आपकी बात बिल्कुल से क्लियर हो गई, क्योंकि आपको आगे चल के आपके क्वेश्चंस आएंगे कि मुस्लिम काल में जो शिक्षा थी वो किस भाषा में, किस माध्यम में दी जाती थी, तो वहाँ उर्दू भी ऑप्शन होगा और आप में से लगभग 85% लोग उर्दू को सही कर देंगे, जबकि उसका आंसर उर्दू है ही नहीं। ऐसे ही आपका वध काल में आएगा तो वध काल में पाली भाषा है। ठीक है, ऐसे ही आपका आएगा जैन धर्म में तो वह प्राकृत भाषा है। तो इस तरीके की आपका इससे भी क्वेश्चंस बनना तय होता है, क्योंकि आपकी सारी शिक्षा इसमें पूछी जाती हैं। चलिए तो फ्रेंड्स अगली हम बात कर लेते हैं कि आखिर में शिक्षा, तो वैदिक काल के समय में जो हमारे संस्कार होते थे वो संस्कार किस तरीके का होता था, क्या शिक्षा के लिए भी कोई संस्कार होता था। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जैसे ही शिक्षा प्रारंभ होती थी तो उस समय बालक का एक संस्कार कराया जाता था, जिसे हम उपनयन संस्कार के नाम से जानते हैं। ठीक है, उपनयन संस्कार जो होता था, ये इस उपनयन संस्कार में बालक की कोई आयु निश्चित नहीं थी। आयु निश्चित इसलिए नहीं थी क्योंकि ये शिक्षा जो थी वो 3 वर्गों में दी जाती थी, जिनकी आयु उपनयन संस्कार की अलग अलग थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को शिक्षा का अधिकार था, और उनका जब अधिकार ही था तो उनकी जो आयु सीमा है उसमें भी उपनयन संस्कार के समय जो आयु सीमा है उसको निर्धारित किया गया था। जैसे कि अगर हम बात करें कि आपका जो ब्राह्मण वर्ग था, तो ब्राह्मण वर्ग के लिए जो उम्र होती थी वो, उसकी बात करें तो वो 8 वर्ष में उनका उपनयन संस्कार किया जाता था बालक का शिक्षा के लिए। ठीक है, अगली बात करते हैं तो अगला हमारा आता है क्षत्रिय। क्षत्रिय के लिए 10 वर्ष थी और वैश्य के लिए आपकी 12 वर्ष आयु निश्चित की गई थी। ठीक है, तो ब्राह्मण के लिए कितनी, ब्राह्मण के लिए 8, क्षत्रिय के लिए 10 और वैश्य के लिए 12 थी। अगली बात करते कि अगर जो इनके जो उपनयन संस्कार होते थे वो उपनयन संस्कार किस किस ऋतु में की जाते थे, तो अगर ऋतु की बात करें तो ब्राह्मण जो वर्ग था उसका जो संस्कार 8 वर्ष की आयु में किया जाता था, यह आपका बसंत ऋतु में किया जाता था। ठीक है, अगली बात करें हम क्षत्रिय की, तो क्षत्रिय की जो उपनयन संस्कार की जो आयु सीमा थी वो 10 वर्ष रखी गई थी। 10 वर्ष आयु पर उपनयन संस्कार किया जाता था, और इसी उपनयन संस्कार में इनका जो उपनयन संस्कार होता था ये ग्रीष्म काल में होता था, जो ग्रीष्म ऋतु होती है गर्मी के समय में होता था। अगली बात करते हैं तो अगला हमारा आता है वैश्य। तो वैश्य की जो उम्र थी वो 12 वर्ष में होता था, और इनका जो होता था, इनका ये पतझड़ ऋतु आती है, इस ऋतु में इनका उपनयन संस्कार किया जाता था। और उपनयन संस्कार जो आपका होता था ये आपका उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए होता था, क्योंकि घर पे जो शिक्षा दी जाती थी उसका कोई संस्कार नहीं होता, लेकिन जैसे ही ये गुरुकुल के लिए जाते थे तो वहाँ पर इन्हें एक शिक्षा दी जाती थी, उपनयन संस्कार के नाम से इनका एक संस्कार होता था। ठीक है, अगली बात करते हैं कि आखिर में ये जो उपनयन संस्कार है, उपनयन, आखिर में इस जो उपनयन का क्या अर्थ है, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो उपनयन का आपका जो शाब्दिक अर्थ है वो है गुरु के समीप ले जाना, गुरु के समीप ले जाना। ठीक है, तो इसका आपका अर्थ है गुरु के समीप ले जाना, ये उपनयन का आपका अर्थ है। ठीक है, अगली बात करते हैं कि जैसे बालक को उपनयन संस्कार उसका हो जाता था, उसके बाद उसे एक उपाधि से नवाजा जाता था। उपाधि आप जानते होंगे, तो उसे एक उपाधि से नवाजा जाता था। आखिर में वो उपाधि क्या थी तो उसकी भी बात कर लेते हैं। जो उपाधि होती थी वो, उसकी जो उपाधि थी वो उपाधि आपकी द्विज कहलाती थी। द्विज का मतलब आपका होता है दूसरा जन्म। ठीक है, तो द्विज कहलाते थे। जब उपनयन संस्कार के बाद यदि आपसे पूछा जाए कि बालक को उपनयन संस्कार के बाद किस उपाधि से नवाजा जाता था, तो वो आपकी द्विज थी। द्विज का मतलब होता है दूसरा जन्म। ठीक है, अगली बात करते हैं अब शिक्षा की अवधि के बारे में, और
कुछ उसकी उपाधियों के बारे में। आखिर में शिक्षा की अवधि प्लस उपाधि और कब वेद, कितने वेद पर कौन सी उपाधि दी जाती थी, ये बात भी हम यहाँ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं हम अवधि की। तो अवधि रहती थी हमारी 12 वर्ष, ठीक है। 12 वर्ष की अवधि पर एक उपाधि दी जाती थी जिसे हम स्नातक कहते थे। आजकल जो ग्रेजुएशन कहते हैं इसे हम स्नातक कहते थे। इस स्नातक को जब एक वेद का ज्ञान हो जाता था बालक को, उस समय इस उपाधि से उसे नवाजा जाता था, जिसकी अवधि थी 12 वर्ष। अगली बात करते हैं कि 24 वर्ष। तो 24 वर्ष की शिक्षा पद्धति में उस बालक को एक और उपाधि से नवाजा जाता था जिसे कहते थे वसु। वसु ये इसमें 2 वेदों का ज्ञान कराया जाता था। 2 वेद, पहला वेद आपका ऋग्वेद, दूसरा वेद आपका यजुर्वेद। जब 2 वेद का ज्ञान हो जाए तो उसे वसु कहते थे, और कब होता था तो वो 24 साल की उम्र में होता था। अगली बात करते हैं तो अगला हमारा आता था 36 वर्ष की उम्र में। 36 वर्ष क्या रहता है, तो 36 वर्ष में आपको रुद्र उपाधि से नवाजा जाता था। इसमें आपका 3 वेद का ज्ञान आपको होना चाहिए। अगली बात करते हैं हम 48 वर्ष। तो 48 वर्ष में आपको आदित्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आदित्य कहा जाता था। इसमें बालक को 4 वेदों का ज्ञान हो जाता था। 4 वेद कौन कौन से वो आपको पता होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। तो इस तरीके से एक वेद के ज्ञान को, एक वेद का जिसको ज्ञान होता था उसे हम स्नातक कहते थे। जिसे 2 वेदों का ज्ञान होता था उसे हम वसु कहते थे। जिसे 3 वेद का ज्ञान उसे रुद्र, और जिसे 4 वेदों का ज्ञान उसे हम आदित्य के नाम से जानते थे, ठीक है। तो अब हमारा अगला पॉइंट आता है। अगले पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं। तो अगला हमारा पॉइंट है कि वैदिक कालीन शिक्षा में आकर जो शिक्षण संस्थान थे वो क्या थे, ठीक है। तो उससे पहले हम यहाँ एक चीज़ और देख लेते हैं कि शिक्षा समाप्ति के बाद, शिक्षा समाप्ति पर एक संस्कार किया जाता था, उसे हम समावर्तन संस्कार कहते थे, ठीक है। समावर्तन संस्कार जो होता था ये शिक्षा समाप्ति पर एक संस्कार कराया जाता था जिसे हम समावर्तन संस्कार कहते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है घर लौटना, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगली हम बात कर लेते हैं कि शिक्षण संस्थान। तो शिक्षण संस्थान उस समय काफ़ी होते थे, जैसे कि आपका एक शिक्षण संस्थान था टोल, ठीक है। टोल क्या था, तो इसमें संस्कृत भाषा में शिक्षा दी जाती थी, जिसमें एक शिक्षक होता था। कितना शिक्षक? एक शिक्षक होता था। अगली बात करते हैं हम चरण। तो जो चरण होता था, चरण में क्या था, इसमें वेदों का ज्ञान कराया जाता था। वेदों का ज्ञान कराया जाता था, इसमें भी आपका एक शिक्षक होता था। अगली बात करते हैं हम घटिका। तो घटिका जो होती थी इसमें धर्म और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। घटिका में धर्म और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें अनेक जिसमें अनेक शिक्षक होते थे। मतलब इसमें शिक्षक की कोई काउंटेबल नहीं थे, अनकाउंटेबल शिक्षक होते थे। अगली बात करते हैं हम परिषद। तो परिषद क्या होता था कि इसमें अनेक विषय की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें 10 शिक्षक होते थे। कितने शिक्षक? आपके 10 शिक्षक होते थे। अगली बात करते हैं हम, तो अगला हमारा होता था विद्यापीठ, ठीक है। विद्यापीठ जो होता था इसमें व्याकरण और तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। इसमें भी आपके अनेक शिक्षक होते थे। और अगली हम बात करते तो अगला हमारा था विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय से आपके कुछ क्वेश्चंस पिछली साल भी पूछे गए थे, तो हो सकता है कि इस बार भी आपका पूछ लिया जाए। अब हम बात करते हैं तो विश्वविद्यालय की। तो विश्वविद्यालय उस समय हमारे कुछ 4-5 विश्वविद्यालय फेमस थे, जैसे कि हमारा एक था तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला, ठीक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो हमारा था ये इस समय कहाँ है, तो ये इस समय है आपका पाकिस्तान में, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि तक्षशिला कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान में है। अगला बात करते हैं तो अगला आपका था प्रयागराज विश्वविद्यालय। प्रयागराज विश्वविद्यालय की बात करें तो ये आपका प्रयागराज में ही है, जिसे वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं। पुराना नाम इसका अभी कुछ समय पहले चेंज हुआ, तब इलाहाबाद था, ठीक है। अगली बात करते हैं तो अगला हमारा था काशी विश्वविद्यालय। काशी विश्वविद्यालय की बात करें तो ये आपका बनारस में पड़ता है, काशी विश्वविद्यालय, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। अगली बात करते हैं तो अगला हमारा आता था कांची। कांची आखिर में ये कहाँ पड़ता है, तो ये कांची विश्वविद्यालय आपका तमिलनाडु में पड़ता था, ठीक है। तमिलनाडु में आपका पड़ता था। अगली बात करते तो अगला हमारा था मिथिला। आखिर में ये मिथिला कहाँ था, तो ये मिथिला जो आपका था ये आपका बिहार और झारखंड में पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपके वैदिक कालीन शिक्षा से रिलेटेड आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे।
आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर हमें टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, अदरवाइज ग्रुप में मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई दिया जाएगा। फिर भी यदि किसी तरीके का आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं। और मैंने अभी जो कराया है इसका आपके हैंड रिटेन नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और ऐसे ही आपके सभी तरीके के जितने भी पेपर हैं सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करवा देंगे, जिनसे आपके बहुत अच्छे प्रश्न बन जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में नई किसी टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।